इस्लाम के साथ रेडिकल शब्द नहीं यूज करना चाहिए। वो अपने आप में एक रेडिकल मस्जिद वाले मदरसे चलाते हैं, उसमें अगर वो हिंदू को बिठाएंगे भी ना, उसका खतना करके उसको मुसलमान बना देंगे। मैंने कुरान पढ़ा नहीं है, पर मैं कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा भरोसा करता हूँ। कुरान नहीं पढ़ी आपने, आईसिस को तो देखा है, आईसिस क्या बोलता है। गजवा हिंद नामक शब्द तो सुना होगा। पीएफआई का विजन डॉक्यूमेंट 2047 आया था, वो तो पढ़ा होगा। शर्जील इमाम का स्पीच तो याद होगा। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। कौन सा मतलब संविधान से चल रहा हूँ। आई डोंट हेट देम बट दे डोंट गिव मी अ रीजन टू लव देम। आपके लिए कहा जाता है कि आप राज्यसभा जाने की कोशिश में थे, नहीं जा रहे थे, बीच में दुख हो गया, फिर उल्टा सीधा कहने लगे, नाराज हो गए बीजेपी से कि वो भगवा रंग का जो स्कूल है उसमें खाली हिंदू का खाली बच्चा हिंदू पढ़ेगा। का, बिल्कुल राम मंदिर का यदि स्कूल सरकारी स्कूल बनेगा, उसमें चाहे मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, पारसी सब। हिंदू के मंदिर का पैसा केवल और केवल हिंदुओं को मिलेगा। आरक्षण एक बेकार व्यवस्था है। आरक्षण केवल और केवल मुझे लगता है आर्थिक आधार पे होना चाहिए। मैं कोई रोमांटिक फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं जीता हूँ कि गरीब जो है पॉलिसी कारण, नहीं। गरीब अपने कर्मों से गरीब होता है। घिसो, मेहनत करो, तुम भी मेरी तरफ पहुंच सकते हो। राहुल गांधी को लेकर के आपके विचार? ही इज अ मैन चाइल्ड। 2047 आ चुका है और भारत विकसित भारत बन चुका है। नहीं बनेगा। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे सॉल्व पर देख रहे हैं। ये हमारा शो पीपल्स अफेयर है और आज के हमारे मेहमान हैं अजीत भारती जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सबसे पहले सवाल तो ये है सर कि आपने अपने करियर का बड़ा हिस्सा ये कहते हुए बताया कि भारत का मुख्य धारा वाला मीडिया जो है वो जनता को सूचना नहीं देता है, नैरेटिव बेचता है। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अभी जो आप कर रहे हैं या दूसरे चैनल कर रहे हैं, उसमें फ़र्क क्या है? आप कर रहे हैं और दूसरे चैनल मतलब दूसरा मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं या जी। वैकल्पिक मीडिया की बात कर रहे नहीं, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर हैं? हाँ, तो मैं तो मेन स्ट्रीम में था कभी, अभी नहीं हूँ। हूँ। बट दोनों में अंतर ये है कि अभी जो भी मीडिया है वो बाइनरी में काम करती है। मतलब या तो वो किसी के प्रो होगी या किसी के अगेंस्ट होगी। बीच का रास्ता मुझे लगता है इक्का दुक्का शो हो सकता है किसी चैनल पे, बट चैनल एज ए होल जो है वो नहीं दिखता है कि वो एक्चुअल में जिसको आप न्यूट्रल कह सकते हो, उसकी टोन में न्यूट्रलिटी है। देखिए, ये भी है कि हर जगह आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। अब कोई सरकार बढ़िया काम कर रही है तो उसके प्रो आप होंगे, और वही सरकार घटिया काम कर रही है तो फिर आपको उसके अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा। ये मीडिया का काम होता है। मीडिया काम ऑब्जर्वेशन और मैग्निफिकेशन का है। तो वो काम कितने लोग कर रहे हैं, इससे फिर समस्या हो जाती है कि जब आप अभी जैसे सीबीएसई हुआ, यूजीसी हुआ, नीट हुआ, इस पे भी आप जानबूझ करके मंत्री का नाम नहीं लोगे, उस प्रधानमंत्री का नाम नहीं लोगे जो वंदे भारत के हर ट्रेन के हर बॉगी का भी हो सकता है कि इनॉग्रेशन उनके मन में करता होगा कि मैं कर ही दूं। ई रिक्शा, बस, जो चीज़ मिलता है उसका इनॉग्रेशन जो है वो कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम वही प्रधानमंत्री महिलाओं की पीड़ा समझता है और वो टॉयलेट भी बनवा रहा है, वो चंद्रयान पे भी उसका ध्यान है। तो मैं प्रधानमंत्री की जहाँ बड़ाई करनी होगी मैं उस पे करूँगा, बट दिस इज बुलशिट। तो मैं उसके अगेंस्ट जाऊँगा, उसकी बुराई करूँगा, उसका क्रिटिसिज्म होगा, उसकी आलोचना होगी। ये जो विवेक है ना, वो मेन स्ट्रीम मीडिया से फॉर रीजंस नोन टू ऑल ऑफ अस, कि चूंकि सरकार उसको विज्ञापन देती है, देयर इज समबडी इन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या बीजेपी का जो भी है या गवर्नमेंट ऑफ द डे जो भी होता है, मीडिया इंचार्ज जो होते हैं, तो दे कॉल देम कि भाई आप इसको क्यों नहीं कवर कर रहे हो, आपका फलाना एंकर का टोन ऐसा क्यों हो गया है। तो जब तक आप केवल एड सपोर्टेड थे तब आपकी टोन में हो सकता है सर्टेन काइंड ऑफ न्यूट्रलिटी हो, पर ज्यों ही वो वाला पैसा हट जाता है या कमता जाता है और आप राज्याश्रयी हो जाते हैं, तो पहले होते थे ना मनोरंजक विदूषक जो होते थे, राज्याश्रयी होते थे, ठीक है, कुछ जनता के आश्रय से चलते थे। हम लोग जैसे हैं, हम तो क्यूआर कोड लगाते हैं, लोग कहते हैं कि भीख मांगते हो। हाँ, तो ठीक है, ब्राह्मण है, याचक वृत्ति से चलते हैं, याचना ही हमारा धर्म है और मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। अब मैं ब्राह्मण जात से हूँ या नहीं, कर्म से तो हूँ, मैं बोल रहा हूँ और
एजुकेशन का काम है मेरा या न्यूज़ का काम है, तो ये काम ब्राह्मणों का है, वो मैं कर रहा हूँ, उसमें याचना में क्या समस्या है? तो हम तो जनता से आसरा लेते हैं। ये लोग जो है सरकार पे इतना डिपेंडेंट हो गए हैं, या फिर जिनको सरकार नहीं दे रही है वो कहीं और से आ रहा है। तो दोनों का डिपेंडेंस जो है वो जनता के द्वारा अर्जित धन पे नहीं रह गया। उनका डिपेंडेंस जो है वो आपका देखोगे धीरे-धीरे उस पैसे पे चला गया जो एक सर्टेन टोन, एक सर्टेन अप्रोच, एक सर्टेन स्लैंट लेने पे आता है। इस कारण से मेनस्ट्रीम मीडिया जो है उससे मुझे जो वो समस्या होती है। और एक और समस्या है कि जब हमारा विपक्ष जो है ना लंपट हो चुका है पूरी तरह से, तब विपक्ष का दायित्व आ जाता है कहीं न कहीं मीडिया के ऊपर। और वो मीडिया भी जब इस तरह से बिछ जाए चरणों में, फिर वैकल्पिक मीडिया पे वो लोड आता है, हमारे जैसे लोगों के ऊपर जो अपने पर्सनल फाइनेंसेस की बैंड बजा लेते हैं, अपने पर्सनल रिलेशंस की बैंड बजा लेते हैं। हाउस अरेस्ट में हो ही गया, मतलब प्रो भाजपा का होते-होते हाउस अरेस्ट हो गया, ये सब हो गया। तो बचा क्या? हम तो मतलब जो घर जारो आपने चलो हमारे साथ वाली हमारी तो वृत्ति हो गई है कि हम कबीरा खराब बाज़ार में लिए लुकाठी हाट कर रहे हैं। तो हम तो ऐसे चल रहे, तो हमारा काम अभी हो गया कि हम ही अपोज़िशन में एक्चुअल में। लेकिन सवाल फिर वही आता है ना कि जब आप वैकल्पिक मीडिया की बात करते हैं, अगर आप डिजिटल फ्रेम में जाते हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, वहाँ भी तो वही टीवी वाला हिसाब-किताब हो गया है ना। डिजिटल वाले लोग भी एक-एक पक्ष चुन के बैठ गए हैं। लोग सुझाव देते अब हैं फिर इस वही कहानी को चलाने के लिए कि सुनिए, अगर आप इंडिपेंडेंट होके आज मीडिया में काम करने आए हैं और यूट्यूब पे चैनल बनाने वाले हैं, तो देखिए व्यूज़ कहाँ हैं। व्यूज़ या तो विपक्ष हो के पास चले जाने में है या फिर पक्ष के पाले में नहीं, जाने में है। उसका देखिए उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ। आई एम नॉट पॉलिटिकली फंडिंग एंड आई एम अर्निंग क्वाइट वेल। और मुझे कोई पार्टी नेता कहीं से फंडिंग कभी नहीं रही है। फिर भी मैंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है और मैं 3-3 घंटे बैठ कर के सोलो शो कर रहा हूँ। एंड देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल जो रोज़ आते हैं उसको सुनने के लिए, चाहे यहाँ बैठे हों या अमेरिका में बैठे हों। तो मैंने तो आपको एक रोल मॉडल क्रिएट करके दे दिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। बट जो आप बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि उसमें सच्चाई नहीं है। 80 टू 90% ऑफ अस, कुछ लोग न्यूट्रल टोन इसलिए रखते हैं कि उनको जो है, जैसे अभी हम ब्रांड डील्स की हम बात कर रहे थे, तो अगर आप जो ही एक सर्टेन टोन लोगे पॉलिटिकल, तो ब्रांड्स आपके पास नहीं आना चाहेंगे। जैसे मेरे पास कोई ब्रांड नहीं आता, ठीक है, या आता भी है तो मैं चूंकि कंफर्टेबल नहीं होता उनके साथ, तो आई वुड जस्ट आउटराइटली डिनाई कि मैं करता ही नहीं है सब। आगे हो सकता है करूंगा, क्योंकि कब कौन सी पार्टी का कौन सा नेता भड़क जाए और बोले कि इस चैनल को शट डाउन कर दो, देन आई विल हैव टू अर्न सम मनी थ्रू अदर मीन्स एज वेल। और उसमें कोई पाप नहीं है, सब कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया करे तो वैकल्पिक मीडिया में क्या समस्या है अगर वो करने लगे? तो जो ये आप बोल रहे हैं ना कि बाइनरी तो डिजिटल स्पेस में भी है, बिल्कुल है, क्योंकि वहाँ भी पैसा है। किसी को आम आदमी पार्टी वाला फंड कर रहा है, किसी को भाजपा वाला फंड कर रहा है, किसी को कांग्रेस वाले कर रहे हैं। कोई ना कोई इधर डायरेक्ट कैश का डील है, या फिर आपको दूसरी जगहों से कि आपके पास कितने एम्प्लॉय हैं, 4 हैं, इस 4 की सैलरी हमारे यहाँ से आ जाएगी। इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। तो जब आपको कोई ऑब्लाइज कर रहा है, देन यू विल हैव टू डिस्प्रोपोर्शनेटली उनको, आपको जो है उनकी मदद में आपको आना पड़ेगा। इसीलिए आप देखोगे कि कुछ लोग एकदम से बिछ ही जाते हैं और कुछ लोग एकदम, उसको देश में कुछ विकास ही नहीं दिखता है कि इतने फ्लाईओवर बन गए, आईआईटीज बन गए। मतलब कोई अंधा ही होगा जिसको इस देश में 2014 के बाद विकास नहीं दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे पहले नहीं हुआ, बट पेस इतना स्लो था कि नरेंद्र मोदी ने जो 5 साल में किया, पिछले 50 साल में नहीं हुआ था। और हम लोग तो कल परसों नहीं जन्म गए ना। मैं तो 1990 से आँख खोलकर देख रहा हूँ ना कि मेरा बिहार कैसा था, दिल्ली कैसी थी, मुंबई कैसा था, चेन्नई का, मतलब चाहे आप मेट्रोज़ ले लो, चाहे आप गाँव ले लो, चाहे टायर 3 सिटीज़ ले लो, हाईवेज़, एक्सप्रेसवेज़ ये नहीं बने हैं क्या? इसको कोई कैसे डिनाई कर सकता है? यहाँ से मेरठ जाने में हालत खराब हो जाती थी पहले, अभी देखो कितनी देर में पहुँच जाते हैं लोग।
तो इन सब चीज़ों को कोई आँख मूंद करके डिनाई कर रहा है तो फिर ऑब्वियस सी बात है को कॉम्प्रोमाइज्ड है। बट एट द सेम टाइम आज के समय में कोई एजुकेशन में जो बर्बादी चल रही है उसको लेके मोदी को डिफेंड कर रहा है तो वो भी साला अंधा ही है, वो भी कोई बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा है। और आपको इन दोनों ही चीज़ों को जिस प्रोपोर्शन में जो हो रहा है उसी तरह से मैग्नीफाई कीजिए, यही मीडिया का काम है। और यदि आप नहीं कर रहे तो आप अपने आप को प्रवक्ता घोषित कर दीजिए या विपक्ष घोषित कर दीजिए। तो अभी जो ये तमाम टीवी चैनल के मीडिया वाले हैं और जिस तरह की भाषा का वो लोग उपयोग करते हैं, आपने अपनी ही बात में कहा कि पेपर लीक हो रहा है लेकिन कोई धर्मेंद्र प्रधान का नाम नहीं ले रहा है। युवाओं को अपना एक मीम पेज कह लीजिए या फिर एक कॉकरोच जनता पार्टी बनाना पड़ रहा है, जहां वो अपनी आवाज़ उठा सके। ऐसी परिस्थिति में जब विपक्ष किसी पाले में नहीं खड़ा है, उसके पास ऐसी वॉइस नहीं है कि कोई सुन ले, तो जब मीडिया को विपक्ष बनना है, तो मीडिया भी नहीं बन रही है। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे लोग आ रहे हैं और अभी प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। ये लोग इसमें दोगले डिफरेंस लोग, क्या लेके आए? ये लोग दो कौड़ी के लोग हैं। कॉकरोच जनता पार्टी वाले झाटू लोग हैं। मुझे एक पैसा इस पे विश्वास नहीं। मैं सही बोल रहा हूँ कि और मैं चूंकि इंटरव्यू है तो आई वोंट होल्ड माय वर्ड्स। आई जस्ट हेट देम फ्रॉम माय गट, सीधी सी बात है। 22 मिलियन लोग को आप गाली दे रहे हैं। 22 मिलियन लोग नहीं, उसमें 9-9 लाख लोग जो है ऐसे शहर से आ जाते हैं जिसकी पूरी जनसंख्या 1 लाख है। तो और 22 मिलियन लोग को यदि मैं गाली दे भी रहा हूँ तो आप 140 करोड़ में कितने लोग हैं ये? 4 दिन तक आपका 22 मिलियन पहुंच जाता है, 5वें दिन से कहाँ गया आपके भाई? उसी रैपिड पेस से बढ़ना चाहिए ना। युवा क्या जेनजी 22 ही मिलियन है इस देश में? आपके यहाँ जेनजी नहीं है क्या? और जाएगा 6 जून को आपका जेनजी प्रोटेस्ट करने के लिए, आप अलाउ करोगे? तो क्या होता है ना कि क्रांति जो है ना इतना अब्यूज्ड वर्ड हो गया है। हमने क्रांति केजरीवाल के भी टाइम में देखी थी, हमने क्रांति जयप्रकाश नारायण के भी टाइम में देखी। मैं उसी बिहार से हूँ जहाँ 1 लाख कर्मचारी इकट्ठा हुए थे पटना गांधी मैदान में और देश की सत्ता पलट गई थी, इंदिरा गांधी की हालत खराब हो गई थी। हम और आप वहीं से है ना जी। उससे जो अमृत मंथन, सागर मंथन से जो अमृत निकला था लालू प्रसाद टाइप के लोगों के रूप में, क्या किया उन्होंने बिहार के साथ? अन्ना की आंधी आई, रेप्लिकेटेड था ना, सेम मूवमेंट था वो। कितने आपके अमृत कलश जो है वो निकले हैं केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के रूप में। 12वीं पास आदमी शिक्षा मंत्री है और दारू का घोटाला कर रहा है, और उसका जो है मिनिस्टर, हास्यास्पद यह है कि वो मोदी को जो ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है उसको लिख रहा है कि अनपढ़ है। भाई तुम्हारा शिक्षा मंत्री 12वीं पास था, तुम तो कम से कम नहीं बोलो इस पे। जहाँ डिग्री ही बताने की बात है तो मोदी की तो डिग्री है। तुम्हें जो अब पर वो दिखा भी तो नहीं रहे हैं ना कभी। आप माथे पे चिपका के चलते हो अपनी डिग्री, मुझसे आप मांगोगे मेरे पास नहीं है डिग्री, क्योंकि मैं कभी लेने ही नहीं गया अपने कॉलेज। मेरी डिग्री मैं चलता फिरता आदमी हूँ। मुझसे पूछो इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, पढ़ा दूंगा मैं बैठे बैठे। अरे तो एक पल को आप पढ़ा देंगे, आप पे भरोसा है लोगों को, आपका काम लोग देखते हैं, आपके पास भाषा है, आप किसी को मतलब उसकी अवहेलना भी करते हैं तो बहुत चुनिंदा शब्दों में करते हैं, ठीक है? तो वो दिखता है कि अजित भारती पढ़े लिखे हैं। प्रधानमंत्री बिना टेलीप्रॉम्प्टर के अगर 4 शब्द ढंग से ना बोल पाए, और ये तो सार्वजनिक रूप से है ना, इस पे आप या हम क्या कहें? भाई ये देखो, फिर आप मीडिया से हो, आपने काम किया है कहीं पे? इससे पहले किया होगा ना काम। 12 साल से कर आप ये कैसे एज्यूम कर रहे हो कि टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ना कोई गलत बात है? बिल्कुल गलत बात नहीं है, नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है। पर टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए और 4 शब्द हम नहीं, जोड़ ना पर पाए मैं तो बताता हूँ ना, मैं ऐसा नहीं है कि आई एम डिफेंडिंग प्राइम मिनिस्टर। मैं सीधी सी बात आपको बताता हूँ कि पीएम की ब्रीफ का एक एक शब्द इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पे कोई दूसरा शब्द बोला जाएगा, उसका अर्थ हो सकता है दूसरा निकलेगा, इसलिए उसको समय लेकर के तैयार किया जाता है। एक और बकलोली होती है कि प्राइम मिनिस्टर जो है क्वेश्चन जो है मंगवा लेते हैं। अब जिन लोगों को पता ही नहीं है कि इंटरव्यू होता कैसे है, इंटरव्यू से पहले हम और आप बैठे हुए थे ना जी। उसको प्री इंटरव्यू बोला जाता है।
मेरी यदि इच्छा होती तो मैं बोलता कि आप मुझे जो है सेट ऑफ क्वेश्चंस मुझे भेज दीजिए, या हम मोटा-मोटी किन-किन बातों पे हम चर्चा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर से जब आप बात करने जाते हो, तो आपका क्वेश्चन यदि उनको पता नहीं होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको पता होगा देश में कितने टॉयलेट बने हैं। आप पूछोगे ना कि मतलब आपने महिलाओं के लिए क्या किया है, तो वो आदमी बताएगा ना कि उज्ज्वला योजना दिया, सौभाग्य योजना दिया और टॉयलेट कितने बने। वो डेटा उसके पास कहाँ से आएगा? वो याद करता रहेगा या उसके कान में कोई फीड करेगा? लोग जो है ना प्रैक्टिकैलिटी नहीं समझते उस सिचुएशन की कि टेलीप्रॉम्प्टर पे बोल रहा है और वो चला गया, तो फिर वो क्या बोलेगा, फिर वो खींचता रहेगा। ठीक है, ये मोमेंट हो सकता है कि जिस आदमी को पता नहीं हो ये बात कि यूज़ क्यों होता है टेलीप्रॉम्प्टर का, रैली में आपने देखा है टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करते हुए? रैली में नहीं, लेकिन मंच पे देखा है, हाँ, जब लोग जोड़ कई जगह होता है और कई जगह नहीं। ये मैं मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में ऐसे भी शिक्षा मंत्री या चीफ मिनिस्टर हुए हैं या मिनिस्टर हुए हैं जो कभी स्कूल नहीं गए और उन्होंने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल किया है, कामराज का नाम यदि आप लोग एकदम जानते याद है, हैं, ठीक है ना? और बहुत कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष लोग रहे हैं। रहे हैं जिन्होंने इकोनॉमी की दी। सही। जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे, जो हार्वर्ड से पढ़ के आए, जो येल से पढ़ के आए हैं, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दिया। तो आप एजुकेशन और किस विषय का पीएचडी है आपके पास? प्राइम मिनिस्टर के होने के लिए कब से ये रिक्वायरमेंट हो गई कि उसको जो पीएचडी होना चाहिए, और किस विषय का? मोदी मान लीजिए कि हिस्ट्री से पीएचडी होता, आप कहते हिस्ट्री से पीएचडी है, ये इसरो क्या करने जाता है? ये चूतियापा है, अखंड चूतियापा जिसको बोला जाता है वो है। जिन लोगों को आपको इफ यू हैव टू हेट हिम तो आप कुछ भी निकाल लोगे कि वो कलम उसका 2 लाख का क्यों नहीं है? क्यों भिखमंगा है क्या? कभी उसका मैं 2 ड्रेस नहीं देखता हूँ। भिखारी है वो, भारत का प्राइम मिनिस्टर है वो। एंड इफ सम पर्सन इज ड्रेसिंग वेरी वेल, उसका एक सेंस ऑफ फैशन है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? क्या चाहते हो साला वो शक्ति कपूर टाइप वो धारीदार जंगिया पहन के घूमता रहे? काहे कि गरीब देश का प्रधानमंत्री है। ये इतनी बड़ी-बड़ी एब्सर्डिटीज़ है ना, ये लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि आप सतही तौर पे देखते हो कि हाँ, आपको लगता है कि यार ये प्रश्न तो सही है। 2 लाख का वो कलम लेके क्यों घूमता है? क्यों नहीं घूमे? या फॉर दैट मैटर राहुल गांधी, कि यार 50,000 का जैकेट। अबे उसका 50,000 करोड़ का एम्पायर होगा, उसको 50,000 का नहीं 10 लाख का जैकेट पहनना चाहिए, और तुम्हारी जेब से चुरा करके नहीं पहन रहा है वो। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि चूंकि मैं अभी ऑटो में बैठ के आया हूं ना, तो कोई एसी गाड़ी में क्यों चल रहा है? हमारा भिखमंगापन अपना जो होता है ना, वो हम सब पे जो है हम थोप देते हैं। उसका प्रोजेक्शन उन लोगों तक भी जाता है कि नहीं नहीं, तुम क्यों, मतलब अमीरों से इतनी नफरत है, वेल्थ क्रिएटर से इतनी नफरत है कि आप जब बिजली दबाते हो तो वो पैसा अडानी की जेब में चला जाता है। कोई ये नहीं देख रहा है कि उस अडानी के कारण कितने लाखों लोगों का घर चल रहा है। वो अडानी यहाँ से पुल आउट कर ले, तुम्हारी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। और अडानी, हमें 1000 अडानी चाहिए एक देश में। आपको ट्रम्प क्यों थ्राइव कर रहा है या अमेरिका? क्योंकि वहाँ 1-1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, मतलब एक-एक कंपनी है, 1 ट्रिलियन डॉलर, 2 ट्रिलियन डॉलर, 3-3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनीज़ हैं। तो इन सब चीज़ों को जब आप वही वो समाजवादी वामपंथी चश्मे से देखोगे ना, तो आपको आपका प्राइम मिनिस्टर जो ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल दिखने लगेगा कि 2 लाख का कलम कैसे रख सकता है यार। बट थोड़ा सा सोचो कि उसके 2 लाख के कलम रखने या रेनॉल्ड का 5 रुपया का कलम रखता था केजरीवाल, और 5 रुपया का कलम रख के उसने क्या किया और 2 लाख का कलम रख के उसने क्या किया? दोनों में आप अंतर जो है सत्यनिष्ठा के साथ यदि आप देखोगे, उसमें आप अपना पॉलिटिकल बायस नहीं लगाओगे, तो आपको उत्तर मिल जाएगा उसका। अच्छा, समस्या ये भी तो चल रही है ना, आर्गुमेंट चल रहे हैं, विपक्ष कह रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री क्या पहन रहे हैं, 2 लाख का पेन रखे हैं, 10 लाख का सूट पहने। लेकिन भारत की जो व्यवस्था है, जो गरीब लोग हैं, उनको 2 वक्त का भोजन अब भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। जब आप 80 करोड़ लोगों को राशन के भरोसे छोड़ के रखे हुए हैं, या फिर पहले उज्ज्वला की सब्सिडी हुआ करती थी, अब वो भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में
सवाल तो लाजिम है ना कि जब आपके देश के लोग गरीबी में जी रहे हैं तो फिर आप 10 लाख का सूट काहे पहनेंगे? क्यों नहीं पहनेंगे? ये कौन सा ये चुतियापा फिर मैं कह रहा हूँ क्या है? ये विचित्र सा प्रश्न है कि आपका पड़ोसी चूंकि गरीब है तो आप मतलब बड़ा मकान 3 फ्लोर में क्यों रह रहे हो? मेरे पड़ोसी ने काम नहीं किया इसके कारण वो गरीब है। और प्राइम मिनिस्टर आज प्राइम मिनिस्टर बना है, गरीब लोग 50 साल से गरीब हैं। और क्या इसी प्राइम मिनिस्टर ने 25 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर नहीं निकाला? उस डेटा पॉइंट पे भी डिनाई कर दोगे? 80 करोड़ लोगों को राशन देना वो तो एक पॉलिटिकल मूव है, रेवड़ी है, विच आई अपोज। लेकिन ये कहना कि चूंकि वो 80 करोड़ लोग गरीब हैं इस कारण से जो है हमारा प्रधानमंत्री 10 लाख का क्या पहने वो बताइए। कुछ भी आप एक उदाहरणवश बताइए क्या पहनना चाहिए मोदी को, कुछ एक बताओ क्या पहन। कुर्ता पजामा पहन सकते हैं नॉर्मल। नॉर्मल कितने तक का? 300 रुपये का, 300 600 फाइव इंडिया का पहन ले, होगा कुछ कि नहीं? नहीं बताइए क्या कितने का पहने, कितने में आपके कलेजे पे ठंडक पहुंच जाएगी, या मतलब वामपंथियों के कलेजे पे ठंडक पक वो पहनेगा ना? तो आप जाओगे उड़ीसा के कालाहारी, वहां दिखाओगे कि इस आदमी के देह पे तो कपड़ा भी नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री 300 का जो है मार दे करके उसको आयरन करके पहन रहा है। इसका कोई लिमिट नहीं है। इस बकवास प्रश्न का कोई मतलब, आप नीचे गिरते 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 चले जाओगे ना, वो नंगा होके खड़ा हो जाएगा ना, फिर भी आप कहोगे तुम्हारी चमड़ी गोरी कैसे है, तुम ताइवानी मशरूम खाते हो, आप वहां तक पहुंच जाओगे। तो यही समस्या है वामपंथियों की, एंड नोबडी कॉल्स देम आउट। समझे? उसको सेंसिबली बोलोगे, खुद सोचोगे, आपको समझ में आएगा कि दिस इज रिडिक्यूलस। गरीब कहाँ नहीं है? अमेरिका में गरीबी नहीं है, अमेरिका में होमलेसनेस नहीं है, चाइना में गरीबी नहीं है। पर कैपिटा इनकम की बात होती है तो अमेरिका का हमारे यहाँ से 4 गुना ज़्यादा है। हाँ, तो 1776 में आज़ाद भी हुए थे। हमारे यहाँ मिक्स सोशलिज्म और ये बकवास जो है वो हम कर रहे थे नेहरू के टाइम से। और कौन से इंस्टीट्यूशंस तुमने क्रिएट कर दिए? 50 वर्षों में यदि एम्स के लेवल का आपके पास एक ही हॉस्पिटल है, 25 राज्य हैं आपके यहाँ, अब तो ज़्यादा हो गए, 29 हो गए जब नेहरू और गांधी और राजीव गांधी के टाइम तक, और 7 आईआईटी से आप आगे नहीं बढ़ पाए, तो ये मोदी थोड़े जेब में थोड़े लेकर पिम पार्टिकल मारा और आईआईटी बन गया ऐसा करके, ऐसा नहीं होता है ना। इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने के लिए यू नीड टाइम, और वो किया ना उसने 5-10 साल में, जितना पहले नहीं होता उससे अधिक बनाया। फिर कहोगे कि नहीं उसमें टीचर अच्छे नहीं है, होंगे टीचर अच्छे। यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि मतलब अचानक पहले नेहरू जी जो है वो मंत्र मार दिए और टीचर बढ़िया हो गए थे, नहीं, वो होता है, वो ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको वो समय देना पड़ेगा। ऐसे आप एक एक पॉइंट पे वो झकड़ते रहोगे ना तो पर नेहरू की समय जब देश आज़ाद हुआ था तो वो वस्तुस्थिति आज जो है वो तब नहीं थी ना सर। क्या थी वस्तु स्थिति बताइए मुझे, नेहरू के समय क्या थी वस्तु आपको स्थिति? नहीं पता क्या? जब भारत 2014 में नरेंद्र मोदी के पास आया हाँ, तो इतने बुरे हालात तो नहीं थे कि जो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो वो इतने बुरे आदमी हालात नहीं उसको थे, बाहर लेके आया है। उतने सही भी हालात नहीं थे। चाइना और हम एक साथ आजाद हुए, पॉवर्टी चाइना में भी एक्सट्रीम थी, भारत में भी थी। चीन ने पिवट किया उसी 90s के अराउंड, जिस 90s के अराउंड हमारे यहाँ पे लिबरलाइजेशन आता है। 92। तो कौन थे वो लोग जो चाइना मैन्युफैक्चरिंग में अभी कहाँ पे चला गया कि वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ, वो अब नहीं है कि वो चले तो चांद शाम तक और नहीं तो चांद तक वाला सिस्टम नहीं है। आप जो लाइट यूज कर रहे हो गोडॉक्स का है, चाइना का है, कभी फेल नहीं होता है, बेस्ट इन क्लास है। हम आप जो मतलब ड्रोन्स DJI का यूज करते हो, बेस्ट इन वर्ल्ड है, वो चीन में ही बन रहा है, हम क्यों नहीं बना रहे हैं? इसका ब्लेम मोदी पे डाल दें। तो फिर हम आज क्यों नहीं बना रहे हैं? आज अगर हिंदुस्तान की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हम ज़ीरो हैं। हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद असेंबल करके मेक इन इंडिया का लेबल लगाते हैं और लगा के कहते हैं कि भाई ये तो हमने बनाया है। तो मैन्युफैक्चरिंग का पहला स्टेप ही असेंबली होता है। आपके यहाँ यदि मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, आप पीसीबी जानते हो इतनी पतली होती है, उसमें 8-8 10-10 लेयर होते हैं उसमें, वो आपके यहाँ नहीं बनता है, कोई कंपनी नहीं बनाती। अब एक आध जो बनाना आरंभ कर रही होगी तो होगी,
बट नोबडी डज इट। अभी मैं लावा मोबाइल वालों के फैसिलिटी में गया था, तो मैंने पूरा प्रोसेस देखा और मैंने उनसे यही पूछा कि आप तो वही कर रहे हो, या मैं मतलब मैं मैन्युफैक्चरिंग पे एक सीरीज ही करता हूँ, मैं जाता हूँ देखने के लिए। वहाँ पे समस्या ये है कि ना आपके पास सीएनसी मशीनिंग टूल्स होते हैं आपके पास, ना आपके पास नो हाउ है, क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हो वो कभी काम ही नहीं आता इंडस्ट्री में। चीन ने इन सब चीज़ों पे काम किया और बहुत पहले काम किया, तब जा कर के चीन भी 2000 मुझे लगता है 10 तक मान लो घटिया ही चीज़ें बना रहा था, उसमें क्वालिटी नहीं थी, बट वो स्केल कर रहा था कि हम बना सकते हैं पहले। उसके बाद वो फिर इन्वेस्ट करता है अपने यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च करता है। पहले तो वो रिवर्स इंजीनियर करके बना रहा था, अब वो इंडस्ट्री लीडर है। हमारे यहाँ वो पॉलिसीज़ नहीं थी। अभी आपको मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पॉलिसी आई है या बाकी चीज़ों में, और उसमें भी हम तो इंडस्ट्रियल एरिया में बैठे हो, लाइट चली जाती है। लाइट नहीं जानी चाहिए इंडस्ट्रियल हब्स में। वो मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है पानी और बिजली का। तो वो चला जा रहा है, तो ठीक है, हम धीरे-धीरे वहाँ पहुँच रहे हैं, और नहीं भी यदि पहुँच रहे हैं, और मैं भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ इस बात के लिए, लेकिन मैं अंधा नहीं हो जाता हूँ उसके चक्कर में। मुझे ये दिख रहा है कि हम यदि मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहते हैं और खुद करेंगे, तो कंपोनेंट भी बनाने पड़ेंगे आपको। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ़ोन जिसमें कि 5000 कंपोनेंट लगते हैं, उसमें से 3000 कंपोनेंट बनाने की आपकी औकात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कभी बनाना आरंभ भी नहीं किया था। तो वो कंपोनेंट आपको बाहर से ही लेने पड़ेंगे। असेंबलिंग भी बहुत प्रिसाइज़ वर्क होता है, रोबोट से करवाया जाता है। उसका भी आता है पूरा सिस्टम, यदि आप देखोगे 16-16 करोड़ का एक मशीन आता है। वो मशीन भी हमसे नहीं बनता है। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से मतलब हम पहले कल तक नहीं बना रहे थे, और हाँ, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। आप जो है जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, आपके पास रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं है। कहीं भंडार मिल भी गया तो आप उसको कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे क्रूड आपके यहाँ मिल गया, आपके पास रिफाइनरी नहीं है। भारत, आपको पता है अमेरिका का तेल यहाँ पे रिफाइन करके हम बेचते हैं। अमेरिका का, रूस का, सब का हम बेचते हैं। तो उसी तरह से चीन में रिफाइनिंग का कैपेसिटी सबसे अच्छा है, भंडार भी वहाँ पे है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि जिस पेस से 2014 के बाद भी होना चाहिए था, वो भी पेस नहीं पकड़ा, क्योंकि हम लाडली बहना और लड़का भैया स्कीम जो है ये चला रहे हैं। वो हमें चुनाव जीतने का एक बहुत बड़ा फंडा है वो, तो उसमें पैसा जा रहा है, तो आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग में पैसा कहाँ से लगाओगे? मैं चुनाव वाले पॉइंट पे आपसे सवाल करूंगा। मेरा एक सवाल और है कि 2020 में आपने कहा था कि इट वाज नेवर रेडिकल इस्लाम, इट वाज ऑलवेज इस्लाम। हाँ, नहीं, मैंने बोला था कि इस्लाम के साथ रेडिकल शब्द नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ही रेडिकल है। वो अपने आप में एक रेडिकल, मतलब वो सेल्फ, मतलब जैसे कुछ लोग हिंदी में शब्द प्रयोग करते हैं सुर्ख लाल। लाल लाल ही होता है, सुर्ख का भी मतलब जो होता है लाल ही होता है। तो डबल टाइप का हो जाता है, डबल सिग्निफायर टाइप क्या का। 6 बरस बाद भी आप उस अपने शब्द नहीं, पे वो तो और प्रबल हुआ है, वो और प्रबल हुआ है। इसके कारण मेरा अकाउंट सस्पेंड करवा दिया था मैं। और ये कब हुआ था पता है? जर्मन आप पे चांसलर आरोप थी। लगा हेट स्पीच कर रहे थे। कौन सा हेट स्पीच कर रहा था मैं? एक समुदाय को आप गलत ठहरा रहे थे। जो समुदाय गलत है उसको गलत ही कहेंगे। जिस समुदाय के लोग गला काट रहे हों, जिसके किताब में 25 जगह पे लिखा हुआ है कि काफिरों को जहां देख दो मार दो, हाउ कैन यू लव देम? अगर मतलब आप यदि उस किताब को बिलीव करते हो उसकी पूर्णता में, और वही एक क्राइटेरिया है आपके उस समुदाय के होने का, जिसमें यह एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि तुम्हारे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति यदि उस समुदाय का नहीं है, उसकी हत्या करना भी जायज़ है, उसकी बहन बेटी का रेप करना जायज़ है, उसको जो है माले गनीमत बोल करके मंडियों में बेच देना जायज़ है, तो मैं आई विल हेट यू, और मेरे हेट की इंटेंसिटी बहुत हाई होगी। हाउ कैन आई नॉट हेट यू व्हेन यू आर आफ्टर माय लाइफ? तुम्हारे होने का कारण ही यही है कि तुम किसी काफिर को मार दो, उसकी बहू बेटियों का रेप कर दो। व्हाई शुड आई लव यू? मेरा ये है, आई डोंट हेट देम ऑल, आप लेकिन जो अभी इसमें बिलीव करते हैं। अभी इन सारी चीजों पे भरोसा करते हैं? आपको लगता है कि दुनिया भर के परसों मार दिया मुसलमान उसी तरह सूर्या के को, हैं?
परसों मार दिया ना भाई, 17 साल का बच्चा था सूर्या, असद ने किस बात के लिए मार दिया था उसको? इस तरह के हेट क्राइम नहीं हो रहे हैं। इस हिसाब से तो ये भी कहा जाएगा कि पहलू खान की हत्या कर दी गई हाँ। उनकी गाड़ी में गोमांस के शक में, जबकि वैसा कुछ था नहीं। आप मेरा एक पोस्ट निकाल के दिखा दो मैंने इंडोर्स किया हो इसको, या हमारे किसी धार्मिक पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा जो कर रहा है उसको मार दो, कहीं पे एक लाइन दिखा दीजिए आप। पर हमारे यहाँ लिंचिंग भी मारा गया, लिंचिंग, तो मारे गए। लिंचिंग एक सामाजिक अपराध है। लिंचिंग एक सामाजिक अपराध है। समबडी ड्रिवन बाय हेट, वो यदि ये कार्य करता है तो उसका पूरे धर्म पे नहीं जाएगा, परंतु यदि आपकी पुस्तक ही उस चीज को अनुमोदन उसका करती हो कि ऐसा करना चाहिए, और तुम वही पढ़ते हो अपने मदरसों में, दोनों में बहुत अंतर है। देखिए और उसके बाद मैंने कुरान नंबर ऑफ, पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे काउंटर नहीं कर सकता, पर मैं कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा भरोसा करता हूँ। कुरान नहीं पढ़ी आपने, आईसिस को तो देखा है, आईसिस क्या बोलता है। गजवा हिंद नामक शब्द तो सुना होगा, बिहार के हैं आप, पीएफआई का विजन डॉक्यूमेंट 2047 आया था, वो तो पढ़ा होगा, देखा होगा, जर्नलिस्ट हैं आप। दिल्ली में ही थे आप जब दिल्ली के राइट्स हुए थे, वो भी याद होगा। शर्जील इमाम का स्पीच तो याद होगा, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, 500 शहरों को हम एक साथ जाम नहीं कर सकते। ये कौन सा मतलब संविधान से ये चलना हुआ? आई डोंट हेट देम, बट दे डोंट गिव मी अ रीजन टू लव देम। बताइए अगला क्या क्या बोल रहे थे आप? मतलब एक पूरे संविधान के समुदाय बारे में बोल रहे थे। हाँ एक बोलिए। पूरे समुदाय को इस तरीके से कैसे बदनाम किया जा सकता मैं पूरे समुदाय को कभी बदनाम नहीं करता हूँ। मैं उस समुदाय को बदनाम करता हूँ, उस समुदाय के लोगों को बदनाम नहीं करता हूँ। आई एम जस्ट कॉलिंग देम आउट। बदनाम करना तब हुआ ना, आप चोर नहीं है, मैं बोलूंगा कि आपके रूम में बैठा था, आपने मेरा फोन चुरा लिया, ये बदनामी है। आपने मेरा फोन चुरा ही लिया है तो मैं कहूँ कि आपने फोन चुरा लिया, बदनामी कैसे हुआ? वो तो फैक्ट हुआ। मैं कह दूं कि असद ने सूर्या को मार दिया और सूर्या की उसने हत्या नहीं की होती, तब आप कहते कि ये आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन यदि असद ने सूर्या को मारा है, बकरीद के दिन मारा है, घर में बुला करके मारा है, उसका बाप वहां पे खड़ा था, बोला इसका खेला खत्म कर दो आज, वो बोलना, दैट इज नॉट हेट, दैट इज फैक्ट। वो हेट आपको लग सकता है क्योंकि आप पक्षपाती हो सकते हैं। क्या एक इंडिपेंडेंट कमेंटेटर एकदम ईमानदार हो सकता है? ईमानदारी को डिफाइन कीजिए, मतलब ईमानदारी से क्या मतलब है आपका? तात्पर्य क्या है सत्यनिष्ठा से? ईमानदार तो एक अलग ही शब्द हो जाता है, हम उस पर नहीं जाएंगे, बट उसका हिंदी सत्यनिष्ठ होता है और कर्तव्यनिष्ठ होता है। कार्य के संदर्भ में यदि आप बोले तो उसको डिफाइन कीजिए कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो उस शब्द के परिभाषा से। कैसा होना चाहिए कि ईमानदार व्यक्ति? मतलब एक बड़ा वैचारिक दर्शक वर्ग उससे कुछ खास प्रकार की मतलब बातें सुनने की अपेक्षा रखता है। अगर कोई एक पक्षीय राजनीति को चुन ले और उसमें स्वतंत्र होने की, अपनी भूमिका अदा करने की कोशिश करे, तो वो कितना ईमानदार हो सकता है एक पक्ष के साथ होने में? देखिए, एक पत्रकार जो होता है, मैं क्लासिकल पत्रकारिता का जो डेफिनेशन चलता है उससे इतर मैं बताता हूँ, रवीश कुमार वाला नहीं कि पत्रकार को सत्ता के विरोध में होना चाहिए। ये बकचोदी है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये बिना काम की बात है। सत्ता यदि बढ़िया काम कर रही तो हम काहे विरोध में हो जाएंगे? कोई लॉजिक नहीं है ना कि पत्रकार को प्रश्न पूछना चाहिए। हाँ ठीक है, प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन खाली प्रश्न ही काहे पूछ रहे हो? बताओ भी तो क्या क्या हुआ है, ये काम होता है। मेरे लिए पत्रकारिता की परिभाषा है, पत्रकार का काम ऑब्जर्वेशन और मैग्निफिकेशन का होता है। सड़क टूटी है, उसको भी आप दिखाओ। आपका रास्ता टूटा हुआ है आने में, तो पत्रकार उसको दिखाएगा।
दोगला पत्रकार जो होगा वो बोलेगा अरे 1.5 किलोमीटर तुमको घूम के आने में क्या समस्या है, तुम मोदी जी को कमजोर कर रहे हो। ये दोगलाई है। पत्रकारिता ये है कि टूटा हुआ है, ठीक है। और फिर दूसरे पक्ष वाले की दोगलाई क्या होगी कि वो एक फोटो लेकर के बोलेगा नोएडा में सड़कों की हालत खराब है। अबे नोएडा के एक सेक्टर के, एक मार्केट के, एक ब्लॉक की एक सड़क का 10 फुट का खंड टूटा हुआ है। समझ रहे हो बात? यहीं पे लोगों को भ्रम होता है, यही कंफ्यूजन की स्थिति होती है। अगर अच्छा कर रहा है सरकार तो सत्यनिष्ठ पत्रकार का या जो ईमानदार होता है उसका कार्य केवल और केवल मैग्नीफाई करने का होता है। अच्छा काम कर रहा है अच्छा बोलो, बुरा काम कर रहा है बुरा बोलो, और यही आशा उसके ऑडियंस को उससे रखनी चाहिए। ऑडियंस जिस दिन आपसे रखने लगे नहीं अजीत जी आए पेल देंगे आज सबको, तो फिर ऑडियंस भी गलत है। आप इंटरटेनमेंट के लिए आए, आप कुछ विश्लेषण के लिए उस तरह की चीज के लिए नहीं, आप मजे लेने के लिए और मजे लेकर के आप चले जाओगे। और मोस्टली 80% जनता वही होती है। उनको ना आइडिया होता है कि वो जो सुन रहे हैं उसका करेंगे क्या है उस इंफॉर्मेशन का, उसको आनंद मिल रहा होता है क्योंकि उसके अपने पॉलिटिकल बायसेस जो हैं वो एक सर्टेन इंडिविजुअल को देखने के बाद वो जो है आह्लादित रहता है, मजा आ जाता है। तो इसी कारण से आप देखोगे कि कॉकरोच जनता पार्टी के 22.8 मिलियन या जो भी सपोर्टर जो है वो है, या रवीश कुमार को इतना मिलियंस में व्यू जाता है। इसमें लोग कहते हैं कि यार जनजी पूरा एकदम जग चुका है और युवाओं ने दिखा दिया है। युवाओं ने यदि दिखा देता तो आज मोदी प्रधानमंत्री नहीं होता, राहुल गांधी होता, रवीश कुमार गृह मंत्री होते, ध्रुव राठी जो है विदेश मंत्री होता। ऐसा नहीं है ना। तुम अपने एक सर्टेन ककून में बैठे हुए हो और तुम उसको समझ रहे हो कि मैं चूल्हे हिला दूंगा, और तुमको यार 15 लाख लोग देख रहे हैं एट मैक्स, उसको 32 करोड़ लोग चुन करके भेज रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है, और तुम जो कह रहे हो वो हर जगह पे सुना नहीं जा रहा है। ये कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं लोगों को, ये थोड़ा सा वो ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि अरे मुझे इतने लोग देख रहे हैं, तो आदमी अपने आप को वो जमीन से 2 इंच ऊपर उठ के चलने लगता है। लेकिन जब आप यही चीज़ कह रहे हैं कि एक जर्नलिस्ट का काम है ये बताना कि वो सड़क टूटी हुई है, ठीक है? उस सड़क के टूटने की वजह से अगर 1.5 किलोमीटर कोई घूम के आ रहा है, तो वो भी एक समस्या के दायरे में तो आएगा। बिल्कुल, तो मैंने कहा कि समस्या के दायरे में रहा हूँ। अब उसी से मैं फिर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ कि जब सारे के सारे चैनल सरकार की पॉलिसी ही बता रहे हैं कि सरकार ने ये कर दिया, ये हो गया, और माननीय प्रधानमंत्री अगर कहीं झालमुड़ी खा लें, तो उसका एक हिस्ट्री बता दिया जाए कि झालमुड़ी की ऐसा इतिहास होता है। पर कभी आके ये नहीं कहा जा रहा है कि बीते 5 बरस में 50 पेपर लीक हो गए हैं और इस पर हमारी सरकार ने क्या एक्शन लिया, ठीक है? इस पर जब कोई मीडिया नहीं बोल रहा है, तो अगर रवीश कुमार बोल रहे हैं तो फिर समस्या क्या है? मैंने कहा कि रवीश कुमार उस पे ना बोले, और रवीश फवीश क्या बोलेंगे, मैं तो खुद साढ़े 9 4 चैनल महीने से बोल रहा हूँ। 9 चैनल वो कर रहा है, आपको वही दिक्कत है ना, आप बोल रहे हैं और आपका कौन सुन रहा है? सुन रहे हैं, जितनों को सुन रहे हैं सुन रहा है। इसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? सारी लड़ाई तो यहीं की है ना। देखिए आपके लिए भी कहा जाता है कि आप राज्यसभा जाने की कोशिश में थे, नहीं जा रहे थे, बीच में दुख हो गया, फिर उल्टा-सीधा कहने लगे, नाराज़ हो गए बीजेपी से। मैं मेरा पिछले बहुत लोग राज्यसभा जा रहे हैं सुनने में यार। 7-8 साल से आप मेरा, अब तो एआई आ गया है, लोगों को बैठ करके हर वीडियो के थ्रू जाना भी नहीं पड़ेगा। जस्ट मेरे 3 चैनल हैं, मतलब ऑप इंडिया पास्ट में, फिर डू पॉलिटिक्स, और अभी अजीत भारती जो है। तीनों का खाली लिंक डाल करके और एआई में जाके लोग पूछ लें कि अजीत भारती का प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी स्टैंस कितना रहा है, किस तरह का रहा है। आपको कंसिस्टेंटली राइट फ्रॉम 2018 जब से मैं वहाँ पे था ऑप इंडिया में, आपको 85-15 दिखेगा, कंसिस्टेंट है मेरा। और मुझे लगता है गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और क्रिटिसिज्म भी लगभग वैसे ही है। मुझे आप कभी भी गवर्नमेंट को अननेसेसरी बिना काम का डिफेंड करते नहीं देखोगे, या अननेसेसरी बिना काम का क्रिटिसाइज करते नहीं देखोगे। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसको मैं पकड़ करके, और मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, दोनों में अंतर होता है। कंटेंट क्रिएटर को हर दिन एक नया कंटेंट चाहिए,
जर्नलिस्ट एक विषय को पकड़ के चल सकता है। तो अभी मुझे जब यूजीसी वाला आया, फिर इनका ओवर द टॉप दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, ये जो चल रहा था मोदी जी का और सबका, मेरा दिमाग खराब हो गया इससे कि अरे कुछ भारत में और भी लोग हैं, लगभग 30% के लगभग सवर्ण भी हैं इस देश में, उसके बारे में भी कुछ बात कर लो। जो टैक्स दे रहा है बाय योर ओन डेफिनेशन ऑफ दलित पीड़ित, वो दलित पीड़ित है तो वो तो टैक्स नहीं दे रहा है ना। वो तो जो जीएसटी सामान खरीदता हो, कितना सामान खरीद रहा है वो, गरीब आदमी को 5 रुपया टैक्स देगा, मैं अमीर हूं मैं 25 रुपया टैक्स दूंगा। मेरे टैक्स के पैसे से हमारी जाति समूह के जो बच्चे निर्धन हैं उनको कम से कम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम यार रिजर्वेशन हटा दो, वो प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं हट सकता है, कोई नहीं हटा सकता है। हाउएवर बैड इट इज बट नोबडी कैन रिमूव इट। मैं कह रहा हूं कि गरीबों को दे दो यार, फीस उनका भी फ्री कर दो। उसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पैसे से तुम फाइनेंस कर रहे हो दूसरों की चीजों को, उनके लिए भी हॉस्टल बना दो। ये दूसरे कौन है? जो नॉन सवर्ण, और दूसरा मतलब आई एम नॉट अदरिंग देम, मैं बोल रहा हूं चूंकि एक है इसलिए जीरो है, समझ रहे हैं? तो ऐसा मत देखिए कि दूसरे, मतलब अजीत जी आप जो है उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उस टेंजेंट पे मत जाइए। मैं जस्ट ये बता रहा हूं कि सवर्ण है या जो आरक्षित वर्ग है, अनारक्षित और आरक्षित बोलिए, सवर्ण भी मत बोलिए। तो अनारक्षित, तो आरक्षित बाय डेफिनेशन गरीब है, तो गरीब है तो कंजम्पशन कम है, टैक्स कम देता है वो, और उसको तो नौकरी ही नहीं दे पा रहे हो तुम। अच्छा, वो गरीब क्यों है? गरीब काम नहीं कर रहा है इसलिए गरीब है। कैसे? आप जॉब कर रहे हो, आप कमा रहे हो, यू कैन मेंटेन ए कार, और जो आदमी भीख मांग रहा है वो काम नहीं कर रहा है इसलिए गरीब है। मैं कोई रोमांटिक फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं जीता हूं कि गरीब जो है पॉलिसी के कारण, नहीं। मेरे पिताजी लाल कार्ड होल्डर थे, उन्होंने घिसा, मुझे पढ़ाया अच्छी जगह पे, उनकी औकात से बाहर था पढ़ाना, तो मैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण। तो मुझे ये फैंटेसी वर्ल्ड नहीं बेचना है वो गरीब क्यों है। गरीब अपने कर्मों से गरीब होता है, घिसो, मेहनत करो, तुम भी मेरी तरफ पहुंच सकते हो। मतलब कोई गरीब, दलित, पिछड़ा जाति का आदमी जिसको वर्ण व्यवस्था में ये तय करा दिया गया कि सुनो तुम मैला ढोने के काम आओगे और तुम्हारा वही काम रहेगा, उसको कभी उतना आगे बढ़ने नहीं दिया गया। आपके घर के कर रहे हो? आपके घर के दरवाजे पे आज भी की मैं बात बता रहा हूँ अजीत भाई। मैं बाकी आपके जवाबों पे बहुत ज़्यादा काउंटर नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें या तो इस पक्ष में या तो उस पक्ष में सिमिलर ही चल रही होती हैं। पर ये समस्या है, फिर ये चाहे कोई भी आदमी आके बैठेगा, मैं इस पे पूछूंगा कि कब की बात छोड़ दीजिए, आज भी हम बिहार में गए, इलेक्शन कवर कर रहे थे, झारखंड में गए, मध्य प्रदेश में गए, तमाम जगहों पे जब आप जाते हैं ना, तो वो दो दलित वर्ग का आदमी है ना, वो आज भी आपके बराबर पे नहीं बैठ पाता है। नहीं और आप बैठेगा, ना ही कभी नहीं बैठे बैठेगा, वो कभी नहीं तो बैठेगा। क्यों ऐसा है? आपने जो एक व्यवस्था बना दी है ना, सुनिए, उसमें कभी उसको उभरने ही नहीं दिया। नहीं, मैं बताता हूँ ना क्या हुआ है। फिर एक दिन कोई आता है आके कहता है आरक्षण गलत है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। आरक्षण तो गलत है, उस पर हम अलग चर्चा हम लेंगे। करेंगे। अभी जो इस पे आप बोल रहे हो, दलित क्यों नहीं आ सकता है, आप याद करो आज से 35 साल पहले या 30 वर्ष पहले, जब आप सोचना और समझना आरंभ, या 25 साल पहले, तब जो आपने जातिवाद देखा था, क्या वही जातिवाद आज भी है बिहार में? नहीं है, बदला है वो। बहुत बदला है। क्यों बदला है पता है? इन्हीं सब पॉलिसीज के कारण बदला है। मेरा कहना है, आप, आई डोंट हेट पुअर पीपल, मैं ये कहता हूं कि जो गरीबी को रोमांटिसाइज करते हैं ना, उस पर कविताएं लिखते हैं, मुझे उससे समस्या है। मुझे भी है, इसमें कोई मैंने बुराई जो नहीं है। दलित वाला जातिवाद की बात कर रहे हो ना, कि मैंने पिछले 35 सालों में अपने सामने ये बदलते देखा है। आज मेरा घर जो है मेरे गांव में, मैं तथाकथित उच्च जाति से आता हूं, तो मेरा अंतिम है, उसके बाद एक तेली का घर है, उसके बाद दुसाध का है, जोला, और ये नहीं, जोला नहीं होगा, मतलब जो भी होते हैं, डोम का भी घर है, मेरे घर से 50 मीटर तक है। और मुझे याद, कनेक्टेड नहीं होगा, दूरी होगा। यार कनेक्टेड घर में घुसा दोगे क्या तुम? ये कौन सी बातें कर रहे हैं आप? कनेक्टेड क्यों होगा यार? मैं एक चीज बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जिस जाति की आपने बात की, वो गांव से 100 या 50 मीटर दूर उनका बसेरा नहीं होता है। आपके यहाँ पे वो बहुत होगा। दूर होता है। नहीं नहीं, आपके यहाँ मैं वो छपरा system- में देखा हूँ, मैं भागलपुर में मैं देखा अपने हूँ, गांव की मैं बात आपके बताऊं। बेगूसराय में देखा नहीं हूँ। नहीं, मैं अपने गांव की बात हम्म। बताऊंगा।
और ये आप उसका भी एक व्यवस्था क्यों था, वो भी बहुत पुराना है, बट वही है कि लोग जो है उस पे विश्वास नहीं करेंगे। समझाइए। पहले मैं जो बात कर रहा था वो मैं बता देता हूँ कि डोम का घर जो है 50 मीटर दूर है, और मैं तब भी उसका जो घर का बड़ा था उसके पैर छू के प्रणाम करता था, आज भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप ने ऐसा मुझे सिखाया। लेकिन हो सकता है मेरे घर के बगल वाला जो दूसरा होगा उसको वो गाली ही देगा, और हो सकता है टच कर लेगा तो उसको अपने आप को नहाना वहाना पड़ जाए। ये क्यों है? क्योंकि मेरी एजुकेशन जो है अच्छी हुई है। मुझे अपने स्कूल में, सैनिक स्कूल में, कभी कास्ट के बारे में बताया ही नहीं गया। मुझे कभी कंसर्न ही नहीं था कि कास्ट क्या होता है, नहीं होता है। तो मेरी अपब्रिंगिंग उस हिसाब से हुई है, और उसी डोम से तो छठ में हम लेते हैं ना, सूप लेते हैं, दौरी लेते हैं। छठ तक से अब मैं वही बता रहा हूँ कि 35 साल पहले जो था, आज नहीं है। वो डोम या किसी भी जाति का व्यक्ति जो पहले आता होगा, मेरे घर के आंगन में वो खड़ा रहता था, उसको कोई काम भी होगा, वो मेरे द्वार पे नहीं चढ़ेगा। आज के टाइम में वो मेरे ड्राइंग रूम में उसी सोफे पे बैठता है जिस पे मैं बैठता हूँ, एंड आई डोंट हैव एनी इश्यूज विथ इट। ये बदलाव आया है, हम्म। परंतु इसका कितनों मतलब में आया है? अब मैं इस चीज के लिए अजीत भारती को ये कहूंगा कि कमाल है सर, सल्यूट। नहीं ये लेकिन कितने हैं? कितने हैं? आप ना तो 35 साल पहले का कोई एम्पिरिकल स्टडी निकाल के दे सकते हो, ना आज का दे सकते हो। आज उनके आप पास एक वॉइस है सर, तब वॉइसेस भी नहीं थी उनके पास। ठीक है, तो अभी इंटरनेट है, उसके कारण वॉइस है। आज वो पैनी नीली सरिया मेहरिया जय भीम बोला पे नाच रहे हैं। ठीक है, आप गाना सुने, बहुत मजेदार गाना है बाय द वे। तो मैं ये नहीं, मेरा ये कहना है कि जातिवाद है, लेकिन पहले जिस विकृत रूप में था उससे कम हुआ है। कहीं पे बहुत कम हो गया होगा और कहीं पे नहीं हुआ। इसके पीछे यही है कि जिस दिन, चाहे ये जो फेमिनिस्ट लड़ते रहते हैं ना, वो हो या कास्टिज्म वाली बात है, जब वो आर्थिक रूप से जब तक वो सशक्त नहीं होगा, तब तक ये सब फर्जीवाड़ा है कि जातिवाद जो है अंतरजातीय विवाह से मिट जाएगा। नहीं मिटता है वो, कैसे मिटेगा? नहीं मिटेगा। मैं मान लेता हूँ कि आप कल आप सोल्यूशन ढूंढो। राज्यसभा चले जाएं, हाँ हाँ, ठीक है, बीजेपी से चले जाएं या किसी दूसरी पार्टी से चले जाएं, मैं सपा से जाऊंगा। हाँ सपा से चलिए, हाँ। और संयोगवश मंत्री बन जाएं आप, ठीक है, और समाज कल्याण विभाग ही मिल जाए आपको। आप हमको ये बताइए, समाज में कैसे ये कल्याण हो पाएगा? ये कल्याण माइंडसेट का है, और ये कोई मंत्री और ये सब संतरी नहीं कर सकता है। कैसे ठीक किया जाए? ठीक हो रहा है, बहुत ग्रेजुअली हो रहा है ठीक। ये जो अंबेडकरवाद से जितनी मुझे समस्याएं हैं, बट उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि आज जाटव लोग जो है वो झंडा लेकर के सड़कों पे आ रहा है, वो एसर्ट कर रहा है अपने राइट्स के लिए। इसका यही एक पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल के आया है कि चाहे मोदी जी ने कितना विकृत कर दिया SC/ST एक्ट को, उससे भी मुझे समस्या है, क्योंकि 92% ऑफ द केसेस जो फेक निकलते हैं, पर 8% को, चलो 8% को कन्विक्शन हो गया, पहले 0 था। समझ रहे हैं बात? तो समाज में सोच बदलना जो है बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, और इनको लेकर के सोच केवल और केवल जो मुझे लगता है वो यही है कि उनको आर्थिक रूप से जब तक आप सशक्त नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। और जातिवाद, आप सवर्ण और दूसरे जो है लोग, उनमें तो क्या ही जातिवाद रहेगा। आपने कभी दलितों के भीतर का जातिवाद देखा है? हाँ, मैं देखा है। देखा है ना? ठीक है, उनमें क्यों नहीं सॉर्ट आउट हो गया अभी तक? आपने ब्राह्मणों के बीच का जातिवाद देखा है? हाँ, उनमें भी है कि नहीं है? हाँ है। तो बस, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये फंडामेंटल नेचर है ह्यूमन सोसाइटीज का, कि जो जहाँ पे रहेगा ना वो अपने में ही स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो सवर्ण बनाम अवर्ण या जो भी आप कह लो, ये ऐसा नहीं है कि ये एक यूनिक कास्टिज्म है, नहीं। इट इज प्रेवलेंट हेयर एज वेल, इट इज प्रेवलेंट हेयर एज वेल, एंड इट इज प्रेवलेंट इन बिटवीन देम एज। समझ रहे हैं? तो वो बात है, और अंत नहीं होगा जातिवाद का। इट इज नॉट पॉसिबल। ह्यूमन स्ट्रक्चर्स में रहना पसंद करते हैं, वो ऐसे ही रहेंगे। कोई पॉलिसी नहीं है जो आप ऊपर से एनफोर्स करके जातिवाद खत्म कर सकते हो। इट कैनॉट बी डन। समाज अपने आप, जातिवाद जाएगा ना भाई तो कोई और चीज आ जाएगी, क्लास आ जाएगा, फिर
वो रहेगा आपके। हाँ, जातिवाद के कारण जो चीज होता है ना कि अस्पृश्यता है, जैसे कि टच कर दिया, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। दैट यू कैन, मतलब आप चाहे कानून को उसमें स्ट्रेंथन कर लो या अन्य तरह से कर लो, उसके कारण हो जा सकता है। बट नॉर्मली आदमी के थिंकिंग प्रोसेस को कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भूमिहार हूँ, मैं राजपूत हूँ, ये न गर्व आप उससे हटा सकते हो, ना वो जिस दूसरे को हे मानता है वो उससे छीन सकते हो। अचानक से ये नहीं जाएगा, बहुत लंबा समय लगेगा। और आरक्षण वाले पे क्या कह रहे थे आप? आरक्षण एक बेकार व्यवस्था है। आरक्षण केवल और केवल मुझे लगता है आर्थिक आधार पे होना चाहिए। पहले जब कंसीव किया गया था तो वही था कि आर्थिक आधार पे हो। फिर हुआ कि हमारे पास कोई सर्वे नहीं है उस तरह का, और नॉर्मली जो सर्टेन जाति समूह आते हैं वो गरीब ही थे, उस वक्त की वो रियलिटी थी। बट क्या वो होता तो आज भी हैं। नहीं, हैं। आज नहीं है। हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि ब्राह्मण भी गरीब होते हैं। मेरे गांव में सबसे गरीब ब्राह्मण है। मैं इसमें कोई दो राय नहीं, हाँ, मेरे गांव में भी हैं, हाँ, मैंने देखा है। हाँ। हमारे तो 4 घर उसको छोड़ क्यों के नहीं हैं। आरक्षण मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, मैं हाँ, उसके मैं पक्ष में नहीं हूँ। मैं वही कह रहा हूँ। आप ऐसी व्यवस्था लेके आइए, पर ये जो व्यवस्था बनी हुई है कि जिनको दिया जाना चाहिए, उनके पास तो खाने को, नहीं तब तो जब दिया गया था खाने को भी कुछ नहीं था, 2 वक्त की रोटी के मैं लिए मतलब इसीलिए तरस बोला रहे ना, मैं थे। उस समय को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। आज भी आपने क्या सोच के दिया था? 10 साल, 20 साल, उसका रिजल्ट क्या आया? आज भी मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्विटर पे कौन आपको या फलाने को या किसी और पे एलिगेशन लगाए उस पे मैं नहीं जाऊँगा। मैं बिहार घूम रहा था, मैं एक हरिजन टोली में गया वैशाली के, और मैंने देखा बहुत बड़ा गांव था, करीब 5,000 लोग तो होंगे उस गांव में। और आप यकीन नहीं करेंगे, 3 पक्का मकान था, वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला हो या फिर इंदिरा आवास योजना से मिला हो। 1 या 2 रूम, इसके सिवा कहीं कुछ नहीं था। सबके छप्पड़ के, या उस एरिया में थोड़ा मक्का वगैरह ज़्यादा होता है तो मक्के के डंठल को काट के, समझ और गया। गंगा हाँ, यही पूरा प्रोसेस है। हम्म। स्टिल अभी वो नहीं निकले हैं वहाँ से, ये आप मानिए। तो मैंने कहा कि मैं नहीं मान रहा हूँ। तो उनको थोड़ा बहुत तो आधार देना पड़ेगा ना, आरक्षण के मैंने आधार से। कहा कि आधार मत दीजिए। और अगर आप इस पे भी जाते हैं कि इस व्यवस्था में हम आ जाएं कि आर्थिक आधार पे देखा जाए, तो भी आर्थिक स्थिति उनकी स्वर्ण जो लोग हैं उनसे बहुत कम है। मैं ये बोल रहा हूँ कि सवर्ण में भी गरीब हैं। ठीक है, एक्सेप्टेड, ईडब्ल्यूएस का आया ना उन्हीं के लिए, एकदम आया है ना? है। मेरा यही कहना है। और ये भी है कि 50% आपने आरक्षण दे दिया, तो इसका असेसमेंट भी तो होना चाहिए कि इसका लाभ क्या मिला, मतलब क्या हुआ उसका जो आप 70 साल से दे रहे हो। वेयर हैव यू रीच्ड? क्या अभी भी 70% तक दलित फेल नहीं कर रहे हैं आईआईटीज में? कर रहे हैं ना, आरक्षण से जो भी जा रहे हैं। उसको आप ये कह देते हो कि नहीं नहीं, उनको सताया जाता है नाम देख करके, मास्टर साहब कम नंबर दे। फ्रिवलस रीजन से एक आध मास्टर ऐसा करता हो, बट यार कोडिंग होता है, नाम किसी का पता नहीं, लिखोगे ही नहीं तो नहीं देगा नंबर। ठीक है, मैं अपवादों को जो है काउंट नहीं करूंगा, कोई जो है वो उस तरह से मोटिवेटेड हो हार्म करने का दलित बच्चों का। बट मोस्टली ये होता है कि जब आपके सिलेक्शन प्रोसेस में ही आपको बहुत कम नंबर पे वहां पे एडमिशन मिल रहा है, देन यू आर नॉट गोइंग टू लास्ट देयर। ये सीधा सा है। अमेरिका में जब हुआ था ये सब जो ब्लैक्स के साथ हो रहा था, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे तुम 100 में 30 ही नंबर पे आगे कर दो, नहीं, बोला था मुझे उसी स्कूल में पढ़ना है, उसी टीचर से पढ़ना है जिसमें व्हाइट्स पढ़ते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास भी भगवान ने उतना ही दिमाग दिया। मैं आरक्षित वर्ग से यही कहता हूं कि ईश्वर ने तुम्हें वही मस्तिष्क दिया है। कॉपी किताब नहीं है तुम्हारे पास, सरकार देगी वो। टीचर तुमको चाहिए, सरकार अवेलेबल करवाएगी। काश ये सरकार कर दे, फिर तो ये आरक्षण एक बल में खत्म भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आरक्षण और है क्या? आप है ना बेगूसराय से? हाँ, कितने स्कूल आपका सरकारी, प्राइमरी से लेके मिडिल क्लास और सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो ढंग के हैं जहाँ पे आप बैठ जाएं? नहीं है वो, शुरू से ही कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। इसको सुधार दिया जाए तो फिर आरक्षण की बात अब नहीं भी बात करेंगे हम लोग तो चल जाएगा। कहाँ सुधर रहा है? आप हार्वर्ड बना दो इस देश में,
और जाके दलितों को बोलो कि हम यहाँ तुमको फ्री में पढ़ाएंगे, तुमको ये एंट्रेंस एग्जाम पास करना, बोलेगा नहीं हमको आरक्षण चाहिए। माइंडसेट की समस्या है दलितों में। इस हाइपोथेटिकल इंफीरियर बात हो गई है क्या ये, मुझे लग रहा है हाइपोथेटिकल बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि हार्वर्ड तो बाद में बनेगा ना। पहले अगर हम अपना बेस तैयार करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे, एक्सेसिबिलिटी होगी, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हमारे यहाँ मुफ्त हो जाए सरकारी कॉलेज में या विश्वविद्यालयों में, जो कि बहुत जगह है बट उतने भी स्पेसेस नहीं है। अगर यही स्ट्रक्चर हम लोग सुधार दें तो मुझे नहीं लगता है कि पहले ही हम सोच लें कि वो दलित तो जाएगा ही नहीं, वो बोलेगा हमको आरक्षण दो। और पता नहीं आप किस दुनिया में जी रहे हो। आप आईएएस का बच्चा आरक्षण ले रहा है। मैं कह रहा हूँ कोई पॉलिसी बना के ना, जो एक बार दलित या स्वर्ण आईएएस आईपीएस बन गया उसके परिवार को एंट्री ना दीजिए, नए लोगों को दे दीजिए। हाइपोथेटिकल बात करना है तो कुछ भी करेंगे हम लोग। हाइपोथेटिकल वही तो मैं बोल रहा हूँ कि दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप देयर रिजर्वेशंस, नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोटा विद इन कोटा के लिए, लोग राजी नहीं हो रहे, उसमें बवाल मचा हुआ है। ओबीसी में यादव और मीणा सबसे अधिक ले रहे हैं आरक्षण, बाकी और कोई जाति मतलब उस तरह का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। दलितों में भी आप चले जाओ ना, कुछ कास्ट है जो ले रहे हैं उसका लाभ। और ये मैं कास्ट ऐसे नेशनल लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप स्टेट लेवल पे ले लो तो उसमें जो कुछ कास्ट ग्रुप है वही आपको डोमिनेंट, मतलब विद इन द दलित या एससी समाज इटसेल्फ, उसी में कुछ ही जातियों के लोग जाएंगे। कुछ लोग अभी भी घोंघा बीन करके खा रहे हैं, कुछ लोग अभी भी, जो आपने बोला ना कि मकई का थाच ग्रुप है। है, फूस के घर में, और ये मैंने देखा है निर्मली में, हाँ सुपौल जिला है, हर निर्मली जगह में। पे, हर जगह पे है, तो ठीक है। और फिर देखो ना कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना भी बोल रहे हो, किस प्रधानमंत्री ने दिया? इंदिरा आवास का भवन आपने देखा है जीवन में कभी? देखा है ना, कैसा था? एक ईंट पे जुड़ा हुआ 2 रूम का मकान होता था, और उसकी छत जो है ना करकट की। 4-5 बारिश हो जाने ने, हमारे इधर रूफ सीमेंट का भी होता था बट वो ढह जाता था। 35,000 रुपये उसका बजट होता था, आपको पता है? 35,000। ये 15 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, इंदिरा आवास योजना का। मोदी ने जो दिया है दैट इज फार बेटर देन जो होता था। इनफैक्ट आप सिक्किम उक्किम में चले जाओ तो उसमें एक हाइब्रिड मॉडल शायद स्टेट गवर्नमेंट ने किया हुआ है कि उन्होंने अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट से ढंग के नक्शे पास करवाए हैं और उनको बोला इतना सहायता देंगे, बाकी आप लगा के आपको और अच्छा बनाना है तो बना लो। ये सारा कुछ भी हुआ है। तो गवर्नमेंट कर रही है काम, अलग अलग लेवल पे कर रही है। हमने पिछले गवर्नमेंट का भी पेस देखा, इसका भी देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट उससे ज़्यादा बेटर करती है। ये बात सही है। एक और बात है, मैं आपके नज़रिया आपका जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि 2047 आ चुका है और भारत विकसित भारत बन चुका है, नहीं बनेगा। राम मंदिर अभी बन चुका है, शायद ज्ञान व्यापी को तोड़ के कुछ और बन जाए, ठीक है, हो सकता है और कुछ डेवलपमेंट हो जाए, हिंदू राष्ट्र हम पूर्णतया बन जाए, ठीक है, सेकुलरिज्म का जो शब्द मैं है, हिंदू राष्ट्र का विरोधी हूँ, आपको पहले ही मैं क्लियर मैं आपसे वो टारगेट नहीं हाँ, कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि सेकुलर शब्द क्यों जोड़ दिया गया बाद में, उसको भी हटा दिया जाता। अब एक चीज समझनी है कि उस भारत में भी अगर कोई असंतोष बचा हो तो आपको क्या लगता है कि किस बात का होगा? होगा। मैं बताता हूँ ना, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा मैं क्यों असहमत हूँ उससे। असंतोष फिर किस बात का होगा पता है? कि मैं अजीत भारती में जीन्स क्यों पहन रहा हूँ, मेरी शिखा कहाँ है, तिलक क्यों नहीं लगाया मैंने, मंगलवार को मैं मीट क्यों खा रहा हूँ? क्योंकि आदमी जो है ना कुछ न कुछ 3-5 कर ही लेगा। उसको एकदम सब चीज बना के दे दोगे ना, फिर आएगा हिंदू कौन है, शैव और वैष्णव में फिर झगड़ा होगा। वैष्णव बोलेगा तुम नहाते कम हो, शैव जो बोलेगा तुम खाते क्यों नहीं हो, अच्छी चीजें क्यों नहीं खाते। मैं मतलब एकदम सतही लेवल पे बोल रहा हूँ। ये दोनों ही फिलॉसफी बहुत डीप है और बहुत अपने अपने आप में बहुत अच्छी है। पर मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग, जिनको ये जानकारी नहीं होती है, जिनको लगता है संविधान से सेक्युलर हटा देने से कुछ हो जाए, क्या हो जाएगा, या जोड़ देने से क्या हो गया, जोड़ने घटाने से कुछ नहीं होता है। राम मंदिर बन गया, क्या हो गया? राम मंदिर बन गया तो राम मंदिर एक
भावुकता भरी विजय है और एक इकोनॉमिक पावर हब बन गया, सेंटर बन गया, ठीक है, वहां तक मैं साथ में हूं। बट राम मंदिर के बनने से या और भी अन्य कॉरिडोर जो है हमने बना लिए, वो ठीक है, हिंदुओं के का जिस तरह से मान मर्दन किया गया था, ये एक हमारे लिए सभ्यतागत विजय है। बट वी कैन नॉट बी लिंगरिंग अपॉन इट, कि वही लेकर के हम नहीं बैठ सकते, उसी को केवल डेवलपमेंट मत बोलो, या ये मत बोलो कि ये बन गया तो अब डेवलपमेंट नहीं भी होगा तो हमें फर्क नहीं पड़ता। पड़ना चाहिए फर्क। डेवलपमेंट एक बहुत वाइड चीज है, उसमें मंदिर, संस्कृति, भाषा, पहनावा, ये केवल एक आयाम है। 5-10 चीजें और होती हैं विकास में। किसी भी राष्ट्र के मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस में संस्कृति है, लिटरेचर है, इसका विकास एक हिस्सा होता है, सारा हिस्सा नहीं होता। लोग, हाँ, कुछ लोग होंगे कि नहीं हमको राम मंदिर मिल गया, आई एम सेटिस्फाइड विथ इट, मुझे उनसे भी कोई समस्या नहीं, दे कैन हैव इट। उनके लिए वही एक पेन पॉइंट था। अब क्या, एक जर्नलिस्ट के तौर पे मेरे लिए भी क्या, मतलब एकमात्र वही एक उपलब्धि मान करके मैं बोलूं कि आप सब चीज माफ नहीं, मुझे हॉस्पिटल्स भी चाहिए, मुझे आईआईटीज भी चाहिए, मुझे बढ़िया सड़कें भी चाहिए, और मुझे हर व्यक्ति जो संवैधानिक उसके अधिकार है वो सुनिश्चित हो, और गरीबी धीरे 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 करके हटे, प्रतिभा का पलायन बंद हो, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सिस्टम में जगह मिले। ये जो रेवड़ीबाजी चल रही है, जब आपकी इकोनॉमी जो है उतनी अच्छी नहीं है और आप फिर भी हर स्टेट जो है कर्जे में होने के बाद भी लाख लाख करोड़ रुपया जो है वो गारंटी और लाडली बहना इस स्कीम्स में डाले जा रहा है, मुझे उससे समस्या। चुनाव से पहले पॉलिसी के नाम पे हाँ, डाल दे रहे हैं आप। और इन सब पे वही है कि कुछ होना चाहिए कि आप 6 महीने पहले चुनाव के वहीं तक आपको जो स्कीम देनी है वो बोलो, उसके बाद आप कुछ भी कैश ट्रांसफर का ऐसा स्कीम नहीं कर सकते। तो मतलब ये सब जो है फ्रीबीज के नाम पे वो तो रेवड़ी हो गया। 47 का जो विजन है भारत सरकार का, वो फिर लिमचूस होगा, नहीं होगा, नहीं होगा फुलफिल, वो पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है ना। अभी जिस तरह से हम, जब आप अंबेडकर के नाम पे तीर्थ बनाने लगते हो ना, फॉरगेट डेवलपमेंट, फिर आप भूल जाओ, फिर आप उसी को अभी अपीज करने में ही रह जाओगे। मुझे लग रहा है किसी के भी नाम से अंबेडकर का ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ। मैं अंबेडकर और भगवान राम को समकक्ष नहीं रखता। मुझे चुनना अंबेडकर होगा, का मैं बीजेपी राम ज्यादा भगवान तो का नहीं ही कर रही है मंदिर जो है वो बनवाऊंगा, है? हाँ, लेकिन बीजेपी सबसे ज्यादा कर रही है हाँ, अंबेडकर। और बेस सी बात है, वही सबसे ज्यादा, मतलब जिसको करना चाहिए था वो शायद अभी चुप बैठे हुए। और देश के संविधान में संप्रभुता की बात होती है, हाँ, ठीक है, और सेकुलरिज्म की बात है। और हिंदुस्तान जब बना तो यहाँ पे पहले तो अखंड भारत, जिसकी आप लोग बार बार चर्चा करते रहते हैं, मैंने आपसे करता, मतलब हाँ ठीक है, जो भारत की राजनीति में हाँ, ये हिंदुत्ववादी उदारता अभी जो आई है या पहले से जो रही है उसमें, अब सवाल यही है कि जब ऐसी बातें आप करते हैं तो उसमें तो हर जाति धर्म समुदाय के लोग थे, निकालना था तो 47 में निकाल के बाहर निकाल दिए होते। नहीं, मैं निकालने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर सीधा जब बोल रहा बनेगा हूँ, तो कैसे होगा कि वो भगवा रंग का जो स्कूल है उसमें खाली हिंदू का खाली बच्चा हिंदू पढ़ेगा। क्या, बिल्कुल राम मंदिर का यदि स्कूल, सरकारी स्कूल बनेगा, उसमें चाहे मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, पारसी सब, हिंदू के मंदिर का पैसा केवल और केवल हिंदुओं के लिए यूज होना चाहिए, और किसी का उस पर अधिकार नहीं। मेरा ये स्टैंड सीधा है। देखिए, मस्जिद वाले मदरसे चलाते हैं, ठीक है, उसमें अगर वो हिंदू को बिठाएंगे भी ना, उसका खतना करके उसको मुसलमान बना देंगे। उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है, हिंदू ना तो कन्वर्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो ऐसे में जो केवल और केवल हमारे श्रद्धालुओं का पैसा है और उस डेटी के नाम से जाता है, जो डेटी अपने आप में मुसलमानों द्वारा हेटेड है, क्योंकि वो एक मूर्ति है और वो मूर्ति पूजा को हेट करते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा शिर्क जो है वही माना जाता है कि आप अल्लाह छोड़ के, तो भाई उसके पैसा से चलने वाले कॉलेज में तुम क्यों पढ़ना चाहते हो? क्यों पढ़ेगा कोई? तो हम, और ये सीधा मेरा पैसा है, हिंदुओं का पैसा है, हिंदुओं पे खर्चा हो, बात खत्म। इसमें कोई सेकुलरिज्म, क्योंकि वो मंदिर सेकुलर जगह नहीं होती है, मंदिर धार्मिक जगह होती है, मस्जिद सेकुलर नहीं होते। राहुल गांधी को लेकर के आपके विचार
हमेशा से खराब ही रहे हैं। आदमी खराब है तो विचार कैसे अच्छे हो जाएंगे। मुझे लगता है ही इज अ मैन चाइल्ड। उसको वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है, देश में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो हाँ, सर बताइए क्या समस्या है? क्रिटिसिज्म पॉलिसी लेवल पे उसको समझ नहीं है चीजों की। मैं मानता हूँ कि एक एक टाइम पे हो सकता है किसी को पॉलिसी की समझ ना हो, उसको वो किसी अपने चीज की जीवन के समझ नहीं है। शुरुआत में हो। नहीं नहीं नहीं, उसको आज भी कोई कोई समझ नहीं है। वो आज भी बोल रहा है इकोनॉमी को लेकर के जो बोलता है। या कोई व्यक्ति इस आयु में, अब कितना 50-55 का तो हो ही गया होगा, और जिसका घर हाईली पॉलिटिकल रहा हो, जिसकी माँ इतनी बड़ी मतलब पॉलिटिशियन, मैं एक सांसद के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसका दिमाग बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल माइंड उनका बता रहा हूँ, सोनिया गांधी का बहुत अच्छी नेत्री है वो, उस हिसाब से कि जिस तरह से यूपीए डकैती की स्कैम किया, वो एक अलग एस्पेक्ट में, केवल पॉलिटिकल ब्रेन की मैं बात कर रहा हूँ कि उनके नियंत्रण में सब कुछ रहा करता था। उस घर से होते हुए तुम यदि ये सोचते हो कि मैं एक पॉलिटिकल कैंपेन में जाऊंगा और लोगों को बोलूंगा कि आप जो स्विच ऑफ करते हो, अडानी की जेब में पैसा चला जाता। देश की इकोनॉमी पे बात करते हुए इतनी ट्रिवियल बात कोई कह कैसे सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। यार अर्थव्यवस्था ऐसे ही काम करती है। बोलता है ना कि आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है अडानी अंबानी, नहीं, हमारी जेब में कभी पैसा था ही नहीं, हम गरीब हैं, हमारी जेब से कोई नहीं ले सकता है पैसा। और देश में मैंने पहले भी बोला ना कि 1000 अडानी अंबानी चाहिए, तब जाकर के जो आप बोल रहे ना गरीबी कैसे मिटेगी। आर्थिक रूप से जब लोग सशक्त होंगे गरीबी मिटेगी, गरीबी मिटेगी तो जातिवाद कम हो जाएगा। वही एकमात्र मार्ग है, पैसा। धन सबकी जड़ में, और धन को लेकर के आपके अंडरस्टैंडिंग क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि ये जो आप कह रहे हैं ऐसा हो? एक दो अडानी नहीं, 1000 अडानी पैदा करना और लोगों के जेबों में पैसा देना ताकि वो लोग सशक्त हो सके और जातिवाद की बीमारी से आज़ाद हो सके। ऐसा कोई आपको संभवतः नजर आती है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का इतनी एजेंडा लंबी चीज कोई नहीं बोलेगा। इतना बोलेगा कि हमें इंडस्ट्रीज चाहिए और हमें इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए, इतना कोई बोल रहा ना, आई एम फाइन विद इट। क्योंकि बाकी की चीजें हमारी और आपके जैसे लोग एक्सप्लेन करते हैं कि इंडस्ट्री लगने से एक्चुअल में होता क्या है। राहुल गांधी डजंट सीम टू हैव दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसको ये भी नहीं दिख रहा है कि मतलब उसका पूरा जीवन स्टंटबाजी में आजकल चल रहा है कि मैं ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ जाऊंगा, मैं ऑटो वाले के साथ। उससे अचीव क्या कर रहे हो तुम? क्या एक्चुअल में तुम उसकी पीड़ा समझना चाह रहे हो तो तुम ये पूरी टीम ऑफ कैमरा पर्सन लेकर के नहीं जाते। यहाँ पे फिर समस्या होती है। जिसको समझना होता है ना, वो ढंग से समझता है और उसी तरह की ग्रेविटी से बात करता है। वो संसद में खड़े होकर ये नहीं कहता है अब देखिए मैं ये ऐसे उठाऊंगा और ये गायब हो जाएगा मेरा फोटो। फोटो तो गायब होता है क्योंकि वो इलीगल है। संसद भवन में आप प्लाकार्ड नहीं दिखा सकते हो, नियमों के विरोध में है, इसलिए चला जाता है। कोई प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुआ इसका मतलब ये नहीं होता है कि लोकसभा उसके मन से चलेगी। रूल है, एक सेट पैटर्न होता है। उनके भी टाइम में वही रूल थे, आज भी वही रूल थे। ऐसा नहीं है कि मोदी ने आकर के बदल दिया। उसके साथ ही आप देखो कि ये आदमी किस किस चीज पे मतलब प्रश्न उठाता रहता है। उन प्रश्नों को उठाने का तरीका क्या होता है, किस तरह की शब्दावली का प्रयोग करता है। एक ही बात बार बार, जो बात ऑलरेडी गलत साबित हो चुकी है कि तुम फर्जी बात कर रहे हो, उसी को बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा। उससे उसको भी लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा हो जाए कि उसके झूठ बोलने से या इस तरह के नैरेटिव चलाने से एक्चुअल में उसको वोट आने लगे तो मैं समझ सकता हूँ। मैं तुम तो यार स्टेट दर स्टेट हारते जा रहे हो, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। वो ढंग का पॉलिटिशियन भी नहीं है। अच्छा, ये भी तो आर्गुमेंट चल रही है ना कि ऐसा अभी क्या हो लेकिन रहा बहुत है। अच्छा काम कर रहा है वो। अभी मैं उसके साथ हूँ नीट और सीबीएसई को लेके, क्योंकि वो मेरा ट्वीट उसकी टीम पढ़ती है और आधे घंटे में एग्जैक्ट वही बात लिखती है। तो मैं चलो ठीक है कि
कोई तो पढ़ रहा है यार, भाजपा वाले नहीं पढ़ रहे, कोई पढ़ के मुझे मतलब इससे है कि स्टूडेंट की पीड़ा का जो है वो समाधान मिले। और मैं जो कर रहा हूँ उसमें वो काम विपक्ष का था, तो विपक्ष भी अभी सीरियस हो गए तो बढ़िया बात है ये। हाँ, लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि आपके ये जो ट्वीट है उसको अगर कांग्रेस पढ़ ले रही है या आपके हिसाब से वो ट्वीट कर भी दे रही है, तो आपके आने वाले भविष्य में चांसेस है कांग्रेस से राज्यसभा जाने नहीं की। नहीं कांग्रेस लाइनें बहुत हैं वहाँ पे, आप नहीं बोल सकते हाँ हो। सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए आप, और बहुत ही ब्लंट तरीके से बात करते हैं। मैं वैसा ही आदमी हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि ऑफ कैमरा आपको जो है बड़ा प्रेम से मिलो, मैं ऑफ कैमरा भी ऐसा ही ब्लंट हूँ, ऑन कैमरा भी मैं ऐसा है, इसीलिए मैं चल रहा हूँ। तो शुक्रिया सॉल्ट के लोगों और दोस्तों, और आखिर में एक आग्रह रहता है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको कन्वर्सेशंस बढ़िया लग रही हैं, और बेहतर कन्वर्सेशंस के लिए एक मेंबरशिप का फॉर्म आ गया है, वहाँ पे टैब है, उस पे जाइए, अप्लाई करिए, और 199 रुपये का है, उसको आप ले सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।